morula is like morula will be transferred back to the uterine cavity. So like simply you can understand like this. Fine. What happens, like somewhere you can understand, somewhere here, suppose fertilization occurs here. Okay, this is the structure zygote in the ampullary part. From here, the zygote will be keep on migrating towards the uterine cavity. When it reaches to the uterine cavity on the fourth day, कौन से दिन uterine cavity में enter करता है? On the fourth day, the morula will enter in the uterine cavity, and this morula will have 16 to 64 cells. So how many maximum cells are present in the morula? The maximum cells are 64 cells are present. Now 16 to 64 cells, structure name is morula or mulberry. It is enter into the uterine cavity. Fine. Alright guys. So what are the different type of questions you can like face in the exam? In the exam you can have the questions like this. First question, where the zygote, where the fertilization takes place. Where the fertilization takes place. So what you will answer? You can answer isthmus, ampulla, junction, or simply you can write as a ampulla. No issue. Like दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन मिले accordingly you can choose. So fertilization takes place in the isthmus or ampullary junction. Number 1 point. दूसरा point, basically fertilization होगा कब? Immediate after the ovulation on the 14th day or 15th day. Fine. Fertilization के बाद जो नई स्ट्रक्चर बनती है, न्यू स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? उसका नाम जाइगोट है. ये एक सिंगल सेल है. जाइगोट क्या है? जाइगोट इज ए सिंगल सेल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू कैन गेट इन द एग्जाम. फर्टिलाइजेशन के लिए बेसिकली कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन? मतलब ओवम और जो स्पर्म के जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई हैं, उन दोनों का फ्यूजन कौन करवाता है? मैंने क्या कहा था कल आपको कि स्पर्म विल एंटर इनसाइड द विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. जो विटेलाइन मेम्ब्रेन थी उसके अंदर स्पर्म एंटर कर जाता है और स्पर्म वहां पे विटेलाइन मेम्ब्रेन में ऑलरेडी न्यूक्लियोप्लाज्म या वहां पर न्यूक्लियस, या आप ऐसा कह सकते हो कि फीमेल प्रो न्यूक्लियाई के जेनेटिक मटेरियल होता है. तो फीमेल प्रो न्यूक्लियाई और मेल प्रो न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन है वो कौन सा जीन करवाता है? फर्टिलिन जीन. कौन सा जीन करवाएगा? इट इज दी फर्टिलिन जीन. तो फर्टिलिन जीन होता है जो बेसिकली दोनों सेल्स का फ्यूजन करवाता है. ओके, जाइगोट हो गया. अब एक और क्वेश्चन यहां पे बच गया. लाइक द प्रोटीन्स आर देयर लाइक GP1, ZP1, ZP2 एंड ZP3. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. Z फॉर जोना पेल्लुसिडा, Z फॉर जोना, P फॉर प्रोटीन. जोना प्रोटीन, इसको आप कह सकते हो जोना प्रोटीन. ये क्या है? दीज आर द रिसेप्टर्स बेसिकली. शायद हमने इनके बारे में अवर प्रीवियस टॉपिक में भी, फर्टिलाइजेशन में भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के बारे में. ये क्या है? जोना प्रोटीन्स आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द ओवम सरफेस. जो ओवम है उसके सरफेस पे आप कह सकते हो ऐसे कुछ रिसेप्टर्स हैं जो बेसिकली क्या करवाएंगे? दे विल अटैच द स्पर्म. ये स्पर्म का बेसिकली अटैचमेंट करवाते हैं या स्पर्म का बेसिकली पेनिट्रेशन में हेल्प करवाते हैं. इनको बोलते हैं जोना प्रोटीन. सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन कौन सा है? द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन इज जोना प्रोटीन 3, ZP3. ओके, इनके बारे में आपको याद रखना है. ऑलराइट गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 16 सेल स्ट्रक्चर का क्या नाम है? दैट इज मोरूला. कौन से दिन एंटर करती है यूट्रस में? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ऑन विच डे इट एंटर द यूट्राइन कैविटी? ऑन 4th डे एंटर इन यूट्राइन कैविटी. ऑन 4th डे it enter into the uterine cavity. This question also you can get in your exam. Fine. So these basic questions you may face in your exam, and like in the different direction, different perspective they may ask you in the exam. So please be careful about them. Morula will have the maximum of like minimum of 16 cells, maximum of 64 cells. It is also mentioned as somewhere in the mulberry or mulberry fruit.
Now, as we have came through up to the point of morula, now let's see that on fifth day, on which day? On fifth day of fertilization. On the fifth day of fertilization, so guys, like one thing you should be careful about this, like when the morula enter in the uterine cavity, when morula enter in the uterine cavity after fertilization, this uterine cavity endometrial glands, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था. When I was discussing regarding the fertilization, I told you the sperm will get most nourishes environment, most favorable environment in the uterus, because endometrium will keep the surface area very warm. It releases so much of glycogen, proteins, mucus. So what happens? The same thing. Endometrial glands will provide glucose, mucus, fluid. किसके लिए? To the morula. So morula will receive these all basic things. मोरुला को ये जब सब कुछ मिलेगा, मोरुला विल हैव फर्दर सेल डिवीजन, मोरुला में और आगे सेल डिवीजन होगा. एंड नाउ व्हाट हैपेंस ऑन फिफ्थ डे, मोरुला विल हैव ए म्यूकस कवरिंग. इसको नोट कर लेना प्लीज. लाइक ऑन द फिफ्थ डे द मोरुला विल हैव ए म्यूकस कवरिंग. मोरुला विल हैव ए म्यूकस कवरिंग मतलब अब क्या होगा, आप ऐसा बेसिकली समझ सकते हो, इस मोरुला के ऊपर एक पूरा म्यूकस का एक जाल बन गया. ओके, इट्स ओनली कवर्ड बाय द एंटायरली कवर्ड बाय द म्यूकस. एंड ऑल्सो द मोरुला विल हैव ए स्मॉल फ्लूइड कैविटी, या मोरुला के अंदर आप ऐसा कह सकते हो फ्लूइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. मोरुला के अंदर जो स्ट्रोमल सेल्स वगैरह जो भी होती हैं, या फ्रॉम द एंडोमेट्रियम से आप कह सकते हो पेनिट्रेशन करते हुए इस मोरुला के अंदर फ्लूइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. सो व्हाट हैपेंस वंस दिस ऑल थिंग्स हैपन, नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक इट्स गेटिंग द एनवायरमेंट, गुड एनवायरमेंट फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, गेटिंग ए गुड सपोर्ट फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, इट्स हैविंग ए एंटायरली म्यूकस कवरिंग. सी आई हैव रिटन हियर द मोरुला विल हैव ए म्यूकस कवरिंग. एंड नाउ ऑन फिफ्थ डे itself the morula is now called as blastocyst. अब हम मोरुला को क्या कह सकते हैं? Now the morula is called as a blastocyst. So guys, what is the basic difference you understood from the morula and blastocyst? देखिए हमने क्या बताया, we were discussing that on fourth day जो स्ट्रक्चर थी जाइगोट की, उसका नाम हमने क्या बोला? ऑन फोर्थ डे हम जाइगोट को बोल रहे थे मोरुला, और इसी जाइगोट को ऑन फिफ्थ डे वी वर कॉलिंग एज ए ब्लास्टोसिस्ट. व्हाई वी वर दिस वन? बिकॉज म्यूकस कवरिंग था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्मेशन हो गया मोरुला के अंदर ही. फाइन. तो उन सब के कारण से इस मोरुला के ऊपर एक कवरा पूरा म्यूकस कवरिंग होने के कारण से, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होने के कारण से, फर्दर सेल डिवीजन होने के कारण से मोरुला का नामांकन चेंज हो गया. नाउ द मोरुला इज कॉल्ड एज ए ब्लास्टोसिस्ट. सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन अकर्स ऑन विच डे, योर आंसर विल बी ऑन फिफ्थ डे. ब्लास्टोसिस्ट कौन से दिन बनता है? ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोरुला, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट अकर्स ऑन दी फिफ्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन ये स्ट्रक्चर बनती है. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब अगला पॉइंट, लाइक आपने मोरुला के बारे में देखा, लाइक यू हैव स्टडीड अबाउट द ब्लास्टोसिस्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सिक्स्थ डे. See what happens on the fifth day. What was the structure? It was a blastocyst. On sixth day, the new process which starts, that is so
व्हाट हैपेंस ऑन द 6th डे इंप्लांटेशन स्टार्ट। 6th डे क्या होता है? ऑन 6th डे इंप्लांटेशन स्टार्ट एट द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। छठे दिन क्या हुआ? यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ऊपर इंप्लांटेशन स्टार्ट हो गया। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट था उसका चिपकना, उसका एडेशन होना स्टार्ट हो गया था। कौन से दिन? ऑन दी 6th डे। तो अगर आपकी एग्जाम में पूछ ले कोई, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए इंप्लांटेशन स्टार्ट फ्रॉम विच डे, योर आंसर विल बी ऑन द 6th डे। इंप्लांटेशन स्टार्ट ऑन द 6th डे एंड कंप्लीट एट 10th और 11th डे। क्या देखा आपने? इंप्लांटेशन जो था वो स्टार्ट हुआ कौन से दिन? छठे दिन से, एंड कंप्लीट कौन से दिन हुआ? 10th और 11th डे। तो आपने ओवरऑल व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? अप्रोक्सीमेटली द 5 days इट टेक्स, अप्रोक्सीमेटली 5 days इट टेक्स फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंप्लांटेशन। हम आएंगे पूरे टॉपिक के ऊपर, इंप्लांटेशन के ऊपर। फाइन। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? दैट द इंप्लांटेशन ओवर द यूट्राइन एंडोमेट्रियम वाज स्टार्टेड ऑन द 6th डे एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय द 11th डे और 10th डे। फाइन, लेट्स सी दैट। अब एक बड़ी चीज, बिफोर इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन से पहले ब्लास्टोसिस्ट will increase its size। ब्लास्टोसिस्ट की क्या होती है? जो ब्लास्टोसिस्ट इतने साइज में था, नाउ द ब्लास्टोसिस्ट साइज विल इंक्रीज। ब्लास्टोसिस्ट की साइज बढ़ेगी, ब्लास्टोसिस्ट साइज विल इंक्रीज एंड ब्लास्टोसिस्ट will be blastocyst will be divided into two cavities। Blastocyst will be divided into two cavities। So what happens? Due to this stretching of blastocyst, the outer covering zona pellucida will stretch out, or you can say it will be I don't know, I'm not sure that I should use this word ruptured. Anyway, so the zona pellucida will be stretched out or ruptured, or you can say it will be disappear, which is called zona hatching। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जोना हैचिंग। तो जोना हैचिंग का मतलब क्या हुआ? देखो, मैं इतनी सारी कथा लिखने के बाद में आपको 2 वर्ड में समझा देता हूं। ब्लास्टोसिस्ट था, उसको यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जाके इंप्लांट होना था। इंप्लांट होने से पहले ब्लास्टोसिस्ट को 2 भागों में डिवाइड होना था, या ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 टुकड़े होने थे। ब्लास्टोसिस्ट को स्ट्रेच आउट होना था। बोला मैं इतनी साइज में नहीं रह सकता, अब आई हैव टू इंक्रीज माई साइज। सो व्हाट हैपेंस? अभी भी इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर आउटर कवरिंग लेयर किसकी है? जोना पेलुसिडा की ही है। मैंने आपको फर्टिलाइजेशन से अभी तक कहीं नहीं बताया कि जोना पेलुसिडा विल स्ट्रेच आउट और डिसअपीयर। फर्टिलाइजेशन के बाद में भी मैंने वर्ड बोला था जोना हार्डनिंग। स्पर्म एंटर किया ओवम के अंदर और जोना वापस हार्ड हो गई थी। वो जो जोना जो हार्ड हो गई थी, दैट जोना विल नाउ डिसअपीयर एंड दैट जोना आप ऐसा कह सकते हो विल बी स्ट्रेच आउट, इट विल बी डिस्ट्रैक्टेड, टूट जाती है। ऑलराइट, क्यों? आप ऐसा कह सकते हो अंडा फूटना। कोई एग था, एक फर्टिलाइज एग था, अब उस एग को और बड़ा होना है या उसमें से चूजे को बाहर निकलना है, तो क्या होगा? उसको वो टूट जाएगा। इसको बोलते हैं ना हैचिंग ऑफ द एग। द सेम थिंग, जो एग था उसको हैच होना है। सो व्हाट हैपेंस? द जोना जो है बाहर, उसकी कवरिंग लेयर जो उसके ऊपर आवरण है, उसको टूटना पड़ेगा और उसको हम क्या कहेंगे? जोना हैचिंग।
So this is called zona hatching. All right. I'm damn sure that I hope that it is clear for all you guys. The word zona hatching. So zona hatching occurs on which day? Zona hatching occurs on the 5th day, approximately on the 5th or the beginning of the 6th day. It occurs on the 5th day, और आप ऐसा कह सकते हो on the just beginning of the 6th day zona hatching will be occurred. Fine. Let's see now the further process. Now what happens? Now the word implantation will be begin. All right. Now let's see like how the further implantation occurs. So let's move on the implantation point. So guys, like I told you that blastocyst will be divided into two parts. So what was that? मैंने क्या लिखा? Blastocyst will be divided into two parts. Before implantation. Implantation से पहले ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. So what are the their names? तो like आप ऐसा कह सकते हो, the blastocyst के दो पोर्शन हो जाएंगे. One is called as outer cell mass, या आप इसका नाम रख सकते हो trophoblast. And another is the inner cell mass, and you can call as a embryoblast. So there are two parts. Blastocyst जो था, जो अंडा था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, outer cell mass and inner cell mass. So outer cell mass is called as a trophoblast and inner cell mass is called as embryoblast. Outer cell mass जो है trophoblast है, ये फ्यूचर में आगे चल के क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म दी प्लेसेंटा प्लस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स, जो कोरियन और एमनियन मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लेसेंटा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन या कोरियोनिक मेम्ब्रेन जो है, उनका फॉर्मेशन ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी स्ट्रक्चर से होता है, आप बोलोगे आउटर स्ट्रक्चर से. तो ऐसे देख सकते हो लाइक दिस एंटायर आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आउटर सेल मास. और इसी स्ट्रक्चर के अंडर में देयर इज वन मोर, जो मैंने आपको डार्क रेड कलर का जो सर्किल बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज इनर सेल मास. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आपको क्या समझ में आया? जो बाहर का, सपोज कीजिए जो आउटर रीज था, उस पूरे रीज का नाम आपने क्या रख दिया? दैट इज द आउटर सेल मास. एंड विद इन दैट सेल मास एक छोटा यहां पर पोर्शन आया, दैट इज कॉल्ड एज ए इनर सेल मास. सो दिस इज द टू कैविटीज या टू थिंग्स. ओके, इस पूरे नीचे वाले सरफेस में थोड़ा फ्लूइड भरा रहता है, लिटिल बिट फ्लूइड, नॉट सो मच. फाइन. सो दिस इज द आउटर सेल मास. ये पूरा आउटर सेल मास है. फाइन, एवरीथिंग. एंड इसके अंदर में एक छोटा सा पाउच जैसा बना हुआ है, दैट इज द इनर सेल मास. सो गाइज, दीज टू स्ट्रक्चर बेसिकली विच आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ blastocyst. Before the implantation, these two structure will be takes place. आउटर सेल मास एंड दी इनर सेल मास. आउटर सेल मास आगे चल के फ्यूचर में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, एंड इनर सेल मास से क्या बनेगा? इनर सेल मास से आगे चल के क्या बनेगा? एम्ब्रियोब्लास्ट का मतलब एम्ब्रियो, या आप ऐसा कह सकते हो इट विल बी फॉर्मिंग दी फीटस प्लस अम्बलाइकल कोड. तो अम्बलाइकल कोड एंड फीटस का फॉर्मेशन किससे होगा? इट विल बी फॉर्म्ड बाय दी एम्ब्रियोब्लास्ट और एम्ब्रियो. So now let's see the real implantation. Like you have seen that before the implantation blastocyst divide हो गया, आउटर को ट्रोफोब्लास्ट नाम दिया और इनर को आपने नाम दिया एम्ब्रियोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ और एम्ब्रियोब्लास्ट से किसका फॉर्मेशन हुआ? फीटस का और अम्बलाइकल कोड का. नाउ लेट्स बिगिन दी वर्ड इम्प्लांटेशन.
कौन से दिन स्टार्ट हुआ था? इम्प्लांटेशन स्टार्ट फ्रॉम दी 6th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के 6th डे स्टार्ट हुआ, कंप्लीट एट 10th और 11th डे. ये भी हमने पढ़ लिया था पहले. फाइन. अब सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन कहते किसे हैं? इट इज दी अटैचमेंट ऑफ, अभी तक हम इसको ब्लास्टोसिस्ट को जाइगोट भी तो कहेंगे. सो इट इज द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, इट इज द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद यूट्राइन endometrium for further growth, for the further growth. So this is the basic meaning of the attachment or implantation. It is the attachment of the zygote with the uterine endometrium for the further growth. That is called as a implantation. Guys, implantation have 4 stages. Implantation की total कितनी स्टेज है? There are 4 stages of the implantation. What are those stages? Let's see about that. Number 1 stage is called as apposition. Number 2, it is adhesion. Number 3, it is penetration. Number 4, it is invasion. So guys, these are the different 4 stages of the implantation. All right. So let's see that different stages one by one: apposition, adhesion, penetration, and invasion. These are the 4 stages of the implantation. Now I am going to discuss in each what is the meaning of adhesion, what is the meaning of apposition, penetration or invasion. So I hope that it is clear that what is the meaning of endometrium, when the what is the meaning of implantation, when the implantation begins, and what are the different stages of the implantation. One more thing, एक important question, like where the implantation usually takes place. मैंने लिखा uterine endometrium, but uterus तो बहुत बड़ी साइज में है, ओवरऑल इसका सरफेस एरिया काफी बड़ा है. Where usually implantation takes place? So ये भी क्वेश्चन एक important आपके लिए. Implantation takes place at the posterior surface of implantation takes place at the posterior surface of fundus of uterine cavity. हमेशा ध्यान रखना 99% चांसेस implantation के कहां पर होते हैं? posterior surface पे. All right, sometime it can occur into the anterior surface also, but very rarely condition the implantation takes place on the lateral surface. Very rare chances it occurs on the lateral surface. Usually it occurs on the posterior surface. So when it occurs on the lateral surface, when implantation occurs on the lateral surface of the uterine cavity, एक साइन आता है उसके लिए Piscasex sign, positive Piscasex sign. That is the lateral implantation of the uterus of the zygote that leads to the lateral development या lateral growth of the uterine cavity like this. पहले ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते यूट्रस की शेप वैसे नॉर्मल हो जाती है, बट ऐसा लेटरल, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट या लेटरल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्राइन कैविटी. लेटरल एनलार्जमेंट या एसिमेट्रिकल enlargement of the uterine cavity is called positive Piscasex sign that occurs in case of lateral implantation. Okay. Now first question is clear that it occurs on the posterior surface. Next one, अब आगे मूव करते हैं. Let's discuss regarding the stages के बारे में one by one. सबसे पहले मैं बात करूंगा regarding apposition. Apposition stage क्या होती है? See, apposition means what?
It means attachment of the blastocyst, means it is the dividation of the blastocyst into trophoblast and embryoblast. Blastocyst का dividation होना and reaching up to the endometrium, posterior endometrium तक blastocyst का पहुंचना और उसके ऊपर जाके उसको जाके टच करना या उसके पास पहुंचना, ये सारी चीजें अपोजिशन में आती हैं। उससे पहले आपको एक चीज याद रखना चाहिए, लाइक बिफोर इम्प्लांटेशन endometrial surface is wet. Endometrium surface is wet. Why? Due to fluid released by glands, endometrial glands. फाइन, तो क्या होगा, पूरा एरिया, सरफेस एरिया जो होगा वो वेट होगा, गीला होगा, एंड इम्प्लांटेशन इज डिफिकल्ट इन दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, एंडोमेट्रियम सरफेस विल बी स्लीपरी। तो now this endometrium surface, if it is slippery, what happens, the zygote or the blastocyst cannot able to attach at this area. What happens at the endometrial glands, I will go here, endometrial glands, they have many finger like projections. एंडोमेट्रियल सरफेस के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, उन एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पिनोपोड्स। हम इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज पिनोपोड्स। सो व्हाट इज द पिनोपोड्स? पिनोपोड्स आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, स्मॉल finger like projections which are present on the endometrial surface, called as pinopods. And what is the use of pinopods? Pinopods, they absorb the endometrial fluid, वो क्या करेंगे, they will absorb the entire endometrial fluid. So now what happens, the area will become dry, yeah, the endometrial surface will be dry, and now this blastocyst is ready for implantation. This entire process is called as apposition. So simply apposition में कई चीजें इंक्लूड की गई हैं, many things are basically included in the apposition word. It means blastocyst का dividation होना. Okay, so apposition में आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड किया? Two things you have included in the apposition. First thing is like dividation of blastocyst, first point. दूसरा dryness of endometrial surface. होगा कैसे ड्राइनेस? इस पूरी टेक्निक के द्वारा जो मैंने आपको यहां पर बताई थी, पिनोपोड्स के द्वारा दे विल अब्सॉर्ब द फ्लूइड एंड दिस एंटायर प्रोसेस विल गो दी ड्राइनेस ऑफ द एंडोमेट्रियल सरफेस. ये दोनों मैकेनिज्म, दिस बोथ मैकेनिज्म्स आर इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ अपोजिशन. सो दिस इज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द इम्प्लांटेशन. ये अभी शुरुआत हुई है किस चीज की? इम्प्लांटेशन की. कहां पर? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्राइन cavity. So guys, I hope that it is very well clear about the word of apposition. Apposition, when you begin, you should know that endometrial glands, they release so much of fluid, they release glycose and glycoproteins that is actually helpful for the blastocyst. But what happens? This is not good for the implantation. For the better implantation, what are the basic things should happen? For the implantation, the endometrium surface should not be wet, the surface should be dry. So for the dryness, what happens? The endometrium glands, they have the pinopods, and the pinopods, they will absorb the endometrial fluid. What the pinopods will do? They will absorb the endometrial fluid, and because of this endometrial fluid, the area will become dry, and now the structure is ready for the implantation. This is the meaning of apposition. Now, what is the meaning of the second terminology? Apposition के बाद second implantation की stage है, उसको हम कहते हैं adhesion. What is the meaning of here adhesion? Simple meaning in the general English, word adhesion means चिपकना, means adhesion होना या attachment होना.
here what will happen, let's see. Okay, when you understand the word adhesion, you should understand this. All right, what happens for the penetration purpose? For the penetration purpose, what happens? द ब्लास्टोसिस्ट भी खुद तैयारी करके आता है, वो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम के भरोसे नहीं रहता. जाइगोट जो कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर है गॉड का, दिस जाइगोट इज ए वेरी स्मार्टी जाइगोट, बिकॉज इसमें स्पर्म का मैजिक टच भी हुआ है, स्पर्म आया है. बेसिकली अगर सपोज कीजिए जाइगोट में स्पर्म है तो डेफिनेटली इट इज इंटेलिजेंट. सो व्हाट हैपेंस, दिस ब्लास्टोसिस्ट विल हैव स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन इट्स सरफेस. जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके सरफेस पे छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. किसके सरफेस पे? ब्लास्टोसिस्ट के सरफेस पे. तो इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सेलेक्टिन्स. इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं सेलेक्टिन्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिन्स? सेलेक्टिन्स मीन्स दीज आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which are present on the surface area of the blastocyst which has to attach with the endometrium. वह एरिया जिसको एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होना है, उन सबको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिन्स कहते हैं. फाइन. अब क्या होगा? जैसे सपोज आप ऐसा समझ सकते हो, लाइक दिस इज द एंडोमेट्रियम एंड व्हाट विल हैपन, द सेलेक्टिन्स दे विल बी पेनिट्रेटिंग. ये क्या करेंगे आप? देखिए, आपने दो स्टेज पढ़ा. सबसे पहली स्टेज थी अपोजिशन की, दूसरी स्टेज थी एडेशन की. एडेशन का मतलब अटैचमेंट होना. तीसरी स्टेज क्या होगी यहां पे? आप पेनिट्रेशन. ऑल राइट, आप देखिए सेलेक्टिन्स रेडी हैं. किसके लिए? सेलेक्टिन्स आर रेडी फॉर द पेनिट्रेशन. किसको पेनिट्रेट करना है? दे हैज टू पेनिट्रेट द यूट्राइन एंडोमेट्रियम. सो गाइज, आई थिंक द वर्ड एडेशन इज वेरी वेल क्लियर फॉर यू. नाउ लेट्स सी अबाउट दैट वर्ड पेनिट्रेशन. सो व्हेन यू सी दी ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट, मैंने आपको कहा था कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, दिस ब्लास्टोसिस्ट हैव ए आउटर सेल मास, दिस ब्लास्टोसिस्ट हैव ए आउटर सेल मास एंड सेम ब्लास्टोसिस्ट दे हैव ए इनर सेल मास, दे हैव ए इनर सेल मास. दिस ब्लास्टोसिस्ट जो बाहर की तरफ जैसे ब्लास्टोसिस्ट था, उसकी आउटर लेयर को आपने बोला ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर सेल मास था, और जो अंदर वाला था उसका नाम दिया आपने embryoblast. So what happens? Let's see about that. This trophoblast also have two layers. इस ट्रोफोब्लास्ट के पास दो लेयर्स होती हैं. The outer layer it is called as, जो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर होती है जिसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं. ट्रोफोएक्टोडर्म. ट्रोफोएक्टोडर्म या इन आउटर लेयर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे वाले चैप्टर में करेंगे. तो गाइस, ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है, इसी का दूसरा नाम है ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट. तो जो आउटर सेल मास था, उसकी जो सबसे बाहर की लेयर थी, उस आउटर लेयर ने क्या प्रोडक्शन किया? इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया. अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, सी लाइटिक एंजाइम्स मींस ऐसे एंजाइम जो डिस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं. इनसे अपने को किसको पेनिट्रेट करवाना है, किसको तोड़वाना है? वी हैव टू डिस्ट्रक्ट द एंडोमेट्रियम. सो व्हाट हैपेंस इन द पेनिट्रेशन स्टेज? इन द पेनिट्रेशन स्टेज of implantation, the blastocyst it will penetrate the uterine endometrium. ये क्या काम करता है? ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करता है with the help of these all proteolytic enzymes. कैसे पेनिट्रेट करेगा? with the help of syncytotrophoblast, or you can directly say that with the help of proteolytic enzymes. So what happens? The third stage, that is the penetration stage, it will be completed. Guys, the last stage, that is the invasion stage of implantation. तो implantation की जो सबसे लास्ट स्टेज है, that is the invasion stage. Invasion stage में क्या होगा? In the invasion stage, the blastocyst will invade or form a cluster with endometrial
ब्लड वेजल्स। अब क्या होगा लास्ट स्टेज में, इन्वेजन स्टेज में इन्वेड करेगा कौन, ब्लास्टोसिस्ट। ये जाल बना लेगा किसके साथ, यूट्राइन एंडोमेट्रियल ब्लड वेजल्स के साथ, जिनको आप स्पाइरल आर्टरीज कहते हो, स्पाइरल आर्ट्रियोल्स कहते हो। तो उन स्पाइरल आर्टरीज और स्पाइरल आर्ट्रियोल्स के साथ में क्या हो जाएगा, कनेक्शन कनेक्टेड हो जाएगा। तो नाउ द ब्लास्टोसिस्ट इज कनेक्टेड विद द यूट्राइन ब्लड वेजल्स। सो दैट इज द मीनिंग हियर आई रिटर्न, द ब्लास्टोसिस्ट विल इन्वेड और इट विल फॉर्म ए क्लस्टर विद द एंडोमेट्रियल ब्लड वेजल्स। So when the blood supply begins, when the blood supply begins, or when the blood circulation with the maternal blood supply, that is the spiral arterioles of the uterine artery and blastocyst will be begin, it means what? The implantation is totally completed. अब अगर इसको ब्लड सप्लाई ये रिसीव करने लग जाता है या वहां से अगर ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, अब ये गारंटी श्योर हो जाएगी कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट इसके ऊपर अटैच हुआ था, किस पे, एंडोमेट्रियल सरफेस के ऊपर, ये वहां से इसको छोड़ के नहीं जाएगा। All right, this is the last stage of the implantation. So guys, overall we have discussed regarding the 4 stages of implantation. Number 1 stage, it was regarding the apposition, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट दो स्ट्रक्चर बनेंगी। दूसरी स्टेज मैंने यहीं पे इसके साथ में इंक्लूड किया था कि देयर विल बी द ड्राइनेस ऑफ द एंडोमेट्रियल सरफेस। सेकंड स्टेज वाज द पेनिट्रेशन स्टेज। पेनिट्रेशन के बाद पेनिट्रेशन से पहले हमने पढ़ा था एडेशन के बारे में। एडेशन के बाद थर्ड स्टेज वाज द पेनिट्रेशन एंड द फोर्थ स्टेज वाज द इन्वेजन स्टेज। नाउ लाइक हम लोग इसी meanwhile like what happens on 11th day the implantation was completed, right? On the 11th day implantation was completed, which was begin at the 6th day. So by the time of 5 to 6 days what happens, by the time of 4 to 5 days the implantation will be totally completed. और होगा कहां पे, एंडोमेट्रियम पे। अब हम इस एंडोमेट्रियम की स्टोरी पढ़ते हैं, ये क्या चीज है। See guys, endometrium during pregnancy it have many changes. Endometrium will have hyperplasia. एंडोमेट्रियम में क्या होगा, एंडोमेट्रियम विल हैव हाइपरप्लेसिया। किसके इन्फ्लुएंस के कारण, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोडियोल और बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। दिस सेम एंडोमेट्रियम विल आल्सो हैव हाइपरट्रोफी। पूरी एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी। एंडोमेट्रियम जो ग्लैंड है उनका हाइपरट्रोफी होगा विद द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फाइन, ये तो हुआ। अब बेसिकली एंडोमेट्रियम की लेयर कितनी होती हैं, एंडोमेट्रियम हैव 2 लेयर्स, वन इज द बेसल लेयर एंड द सेकेंड लेयर इज द फंक्शनल लेयर। ओके, बेसल लेयर जो होती है ये इनर लेयर है, मतलब ये किसके टच में होगी, ये मायोमेट्रियम के टच में होगी। एंड सबसे पहले जो आउटर लेयर जो सबसे अंदर बाहर आपको सरफेस दिखाई देता है जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उस लेयर का नाम क्या है, दैट इज दी फंक्शनल लेयर। फाइन, फंक्शनल लेयर जो होती है इट्स एन टेम्पररी लेयर, इसमें बार बार प्रोलिफरेशन होता रहता है, हाइपरट्रोफी होती रहती है, हाइपरप्लेसिया होता रहता है। अब मैंने इनके बारे में आपको क्यों बताया, लेट्स सी अबाउट दैट। अब गाइस ये जो फंक्शनल लेयर है, दिस फंक्शनल लेयर इज अगेन यू कैन डिवाइड इनटू 2 मोर लेयर्स। फंक्शनल लेयर में 2 चीजें होती हैं, वन इज दी स्पॉन्जी लेयर एंड अनदर इज दी कॉम्पैक्ट लेयर। स्पॉन्जी लेयर एंड कॉम्पैक्ट लेयर, इसको जोना कॉम्पैक्टा भी कहते हैं। जो कॉम्पैक्ट लेयर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोना कॉम्पैक्टा एंड जोना स्पॉन्जी लेयर। 2 वर्ड अलग अलग नाम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जोना कॉम्पैक्टा, दैट इज द सेम कॉम्पैक्ट लेयर की ही बात हो रही है। जोना स्पॉन्जी फॉर्म मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दी स्पॉन्जी लेयर ऑफ दी एंडोमेट्रियम। तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर को आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, and these all the spongy layer or the compact layer they also contain the stromal cells. इनके पास क्या होती हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। स्ट्रोमल सेल्स का फायदा ये होता है कि दे रिलीज सो मच ऑफ फ्लूइड्स, ये बहुत ज्यादा फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं। ये काम किसका है, स्ट्रोमल सेल्स का। सो लेट्स सी द एंडोमेट्रियम नाउ।
जस्ट इमेजिन दिस इज मायोमेट्रियम, ये यूट्रस की मायोमेट्रियल लेयर है, एंड दिस इज द बेसल लेयर, ये इसकी कौन सी लेयर है, डेसिडुआ बेसिलिस, जिसको आपने आगे जाके नाम सुनोगे, ये बेसल लेयर होगी। बेसल लेयर के बाद में अब नंबर किसका आता है, फंक्शनल लेयर का, और फंक्शनल लेयर में सबसे पहले आएगी स्पॉन्जी लेयर। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस इज द स्पॉन्जी लेयर, एंड द लास्ट वन विच इज द कॉम्पैक्ट लेयर। सो व्हाट हैपन्स, this is the compact layer of the uterine endometrium. So by this the structure of endometrium will be getting over. Fine. अब आपको क्या लगेगा, अब मेरा पॉइंट यह है कि इंप्लांटेशन होगा कहां पे। जब आप इंप्लांटेशन की बात करोगे, when you talk about the word implantation, what happens, आप ऐसा देखिए like just imagine so this is the basal, आप ऐसा समझ सकते हो अभी, like this is the basal layer, and these are the spongy and compact layer, spongy and compact layer. The implantation will take place here, implantation will take place here, means क्या होगा, engulf, एक phagocytic activity का आपने नाम सुना होगा, means engulfing the bacteria, same thing like phagocytic की तरह ही यहां पे क्या काम करता है, endometrium will engulf, एंडोमेट्रियम विल, देखिए आप ऐसा समझ सकते हो, ये कॉम्पैक्ट लेयर है, दिस इज द कॉम्पैक्ट लेयर, और उसके नीचे पूरा ये यूट्राइन सरफेस है। सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इसके पास जाएगा, व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट विल रीच टू द एंडोमेट्रियम सरफेस, व्हाट हैपन्स, दिस स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट लेयर दे विल एनगल्फ, ये इस पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर लेंगी और वापस कवर कर लेंगी। अब आपको बाहर से देखने को मिलेगा कुछ भी नहीं। ऑलराइट, सो व्हाट हैपन्स, नाउ द एंटायर दिस ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर इज इनसाइड दिस द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। अब कहां चला गया, पूरा इसके अंदर चला गया। नाउ लेट्स सी दैट अब क्या आगे फर्दर, लाइक नेक्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन, द थिंग विच विल हैपन इज, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, द बेसल लेयर ये अभी भी इंटैक्ट है, बेसल लेयर में बड़ा कुछ हो नहीं रहा है, और जो आपने पढ़ा था अपोजिशन, एडेशन, पेनिट्रेशन, देन इन्वेशन, ये सब कुछ किसमें हो रहा था, दिस ऑल थिंग्स वर हैपनिंग इनटू दी स्पॉन्जी लेयर एंड दी कॉम्पैक्ट लेयर। वो दोनों चीजें किसमें हो रही थी, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट लेयर जो थी एंडोमेट्रियम की, ये सारी राम कहानी उनके अंदर चल रही थी। अभी भी बेसल लेयर इंटैक्ट है, इसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। So I hope that you understood about the endometrium, you understood about the basal layer which was the most intact layer. It have a very rich supply, इसके पास blood supply बहुत ज्यादा होती है। It contains spiral arterioles या spiral arteries, बेसिकली कुछ नहीं, स्पाइरल आर्टरीज आर नथिंग बट जो फोल्डेड आर्टरीज हैं, फोल्डेड आर्टरीज और ग्रुप ऑफ आर्टरीज हैं बेसल लेयर की, उनको स्पाइरल आर्टरीज नाम दिया गया है। दे आर द ब्रांच ऑफ मेनली यूट्राइन आर्टरी। तो ये सारी प्रेजेंट किसमें होती हैं, बेसल लेयर के अंदर। और नीचे कौन सी लेयर बताई मैंने, दो लेयर, उनका नाम था स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट लेयर। और इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके यहां पर हो रहा है इंप्लांटेशन। सो गाइज व्हाट विल हैपन, एक आपने पढ़ा होगा इनफर्टिलिटी में मैंने वर्ड बोला था LPD, luteal phase defect. What happens? Due to the deficiency of progesterone or estrogen, what will happen? There will be an improper growth, या there is a deformity in the spongy layer or the compact layer. मतलब इन हॉर्मोन्स के नहीं मिलने के कारण स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट लेयर का ग्रोथ नहीं हुआ, और प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने के कारण से जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इनके पास गया, इन्होंने इसको अंदर एनगल्फ नहीं किया, या इसको अंदर प्रॉपर अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं किया। व्हाट हैपेंस, ये ब्लास्टोसिस्ट परेशान होकर बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो उसको कहते हैं LPD, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, एंड इट इज ए वेरी मेजर कॉज ऑफ दी, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ दी अबॉर्शन। नाउ यू सो द डेसिडुआ। अब आपने सपोज कीजिए, अब एक वर्ड आता है आपके लिए इसी एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड, दैट इज द डेसिडुआ। So firstly you should understand what is the meaning of decidua. Decidua कहते किसे हैं? Decidua is nothing but it is a pregnant endometrium. जो pregnant endometrium होता है, या endometrium which have a very high hypertrophy and hyperplasia, that endometrium is called as decidua. हम उस endometrium के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, decidua. So decidua वर्ड जो है इसका मतलब होता है deciduate. deciduate मतलब ये टेम्पररी चीज है, ये भूल भुलैया है, आगे चल के इसमें बहुत सारा कुछ चेंजेस होने वाला है, या दिस स्ट्रक्चर हैज टू कम आउट,
ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, परमानेंट नहीं है। क्या होगा आगे चल के, जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, तो जो एंडोमेट्रियम की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई थी वो वापिस कम हो जाएगी। तो वर्ड डेसिडुआ, दिस डेसिडुआ जो है, या मतलब एंडोमेट्रियम कह सकता हूं। जब भी मैं कभी आपको डेसिडुआ वर्ड बोलूं, आपको एक ही चीज समझनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंडोमेट्रियम। फाइन, दिस एंडोमेट्रियम के बारे में मैंने कहा था, इसके पास एक बेसल लेयर होती है जो कि इसकी परमानेंट लेयर है, उसको आप कह सकते हो डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस, केवल प्रेगनेंसी के लिए वर्ड यूज किया मैंने, डेसिडुआ बेसिलिस। सो जो कि मैंने यहां पर ब्लू कलर के मार्कर से इंडिकेट किया है, डेसिडुआ बेसिलिस। इट कंटेन्स स्पाइरल आर्टरीज और स्पाइरल आर्ट्रियोल्स। नेक्स्ट वन, अब क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं फंक्शनल लेयर की, तो फंक्शनल लेयर के लिए वर्ड यूज करेंगे यहां पर डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पैराइटेलिस। गाइस, डेसिडुआ बेसिलिस एंड डेसिडुआ पैराइटेलिस, ये दो नए वर्ड यूज किए हैं आपने रिलेटेड टू द डेसिडुआ। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन देम, इनके अंदर क्या बड़ा डिफरेंस होता है। तो डेसिडुआ पैराइटेलिस और कैप्सुलरिस को समझना बहुत इजी है। आप इसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो, देखिए, लाइक दिस इज द बेसिकली आप कह सकते हो ब्लास्टोसिस्ट, या जो इंप्लांटेशन की स्ट्रक्चर बनी है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ सपोज दिस इज द बेसिलिस, ओके, एंड व्हाट हैपेंस द स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट लेयर, जो फंक्शनल लेयर की स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट लेयर हैं, वो क्या करती हैं, मैंने कहा था अंदर एनगल्फ कर लेती हैं, किसको, इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को। तो क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर इज एंटायरली कवर्ड। अब क्या है, अपना ब्लास्टोसिस्ट तो अंदर एंटर कर गया, अब अपने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। द एंडोमेट्रियम विच इज कवरिंग द एंटायर ब्लास्टोसिस्ट, द एंडोमेट्रियम विच कवर द एंटायर ब्लास्टोसिस्ट या एंटायर कंसेप्टस, एंटायर जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एज ए डेसिडुआ कैप्सुलरिस। सो व्हाट हैपेंस, आप कैप्सुलरिस का मतलब कैप्सूल बना देना, ये कैप्सूल जैसे ही बन गया, पूरा का पूरा अपना ब्लास्टोसिस्ट या अपना कंसेप्टस तो अंदर एंटर कर गया, बेचारे के साथ अंदर क्या हो रहा है कोई पता नहीं, एंड बाहर की तरफ इसने क्या किया, डेसिडुआ ने इसको कवर कर रखा है, दैट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ऑलराइट, ये किसी का पार्ट है कैप्सुलरिस, इट इज द सेम पार्ट ऑफ द फंक्शनल लेयर। उसी फंक्शनल लेयर को ही आपने कैप्सुलरिस एंड पैराइटेलिस में डिवाइड किया है। अब एक और नया वर्ड, ये पैराइटेलिस आप किसे कहोगे, कैप्सुलरिस तो आपने बोल दिया, जो उसको कवर कर रहा था, पूरा कैप्सूल बना रहा था, उसको कैप्सुलरिस। पैराइटेलिस के लिए पूरा यूट्रस तो काफी बड़ा पड़ा है, इंप्लांटेशन तो केवल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फंडस में हुआ है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेसिडुआ, द एंटायर रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेसिडुआ वेयर इंप्लांटेशन डज नॉट टेक प्लेस, जो एंडोमेट्रियम एकदम खाली बैठी है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उस पूरी एंडोमेट्रियम को हम क्या कहेंगे, डेसिडुआ पैराइटेलिस। सो द एंटायर रिमेनिंग सरफेस ऑफ द डेसिडुआ वेयर इंप्लांटेशन डज नॉट टेक प्लेस, उसको हम क्या कहेंगे, डेसिडुआ पैराइटेलिस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डेसिडुआ पैराइटेलिस में कोई ज्यादा फर्दर ग्रोथ नहीं होती, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, चिटिंग कर लेते हैं, अत्याचार कर लेते हैं। पैराइटेलिस के अंदर ज्यादा फर्दर ग्रोथ नहीं होती, बिकॉज बोलेंगे इसके पास तो इंप्लांटेशन नहीं है तो इसको क्या जरूरत है। यस, डेफिनेटली दैट इज द रीजन पैराइटेलिस आगे चल के फ्यूचर में डीजनरेट भी हो जाएगी। फाइन, so it is about the Decidua parietalis. So what are the things you understood? You understood about the Decidua basalis, you understood about the Decidua capsularis and Decidua parietalis. Decidua basalis जो डायरेक्टली मायोमेट्रियम के साथ कनेक्टेड थी, जिसके पास एक्सट्रीम ब्लड सप्लाई थी, जो कि हाईली डेवलप लेयर थी, सबसे इनरमोस्ट लेयर थी डेसिडुआ की, उसको कहा डेसिडुआ बेसिलिस। उसके बाद फंक्शनल लेयर का वह पोर्शन जो ब्लास्टोसिस्ट को पूरा एक कैप्सूल के रूप में कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्सुलरिस। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस वेयर इंप्लांटेशन डज नॉट टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज ए डेसिडुआ पैराइटेलिस। उसको हम क्या कहेंगे, डेसिडुआ पैराइटेलिस। मैं फ्यूचर में चल के आपको आगे चल के एक और चीज वर्ड बोलूंगा, आई विल ऑल्सो यूज द वर्ड डेसिडुआ स्पोंजियोसम। मैंने कहा था आपको शुरुआत में, व्हेन आई बिगिन द वर्ड एम्ब्रियोलॉजी, आई टोल्ड यू क्लियरली दैट एम्ब्रियोलॉजी विल बी लिटिल बिट टफ फॉर यू गाइस, बिकॉज यहां पे आपको नई नई टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रही है, ऐसे शब्द जो आपने कभी नहीं सुनाई दिए। तो आप एक नया और वर्ड यूज किया मैंने, डेसिडुआ स्पोंजियोसम। ये कहां से आया स्पोंजियोसम? डेसिडुआ स्पोंजियोसम मतलब एक सिंपल टर्मिनोलॉजी, कैप्सुलरिस और पैराइटेलिस को दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, स्पोंजियोसम बन जाएगा। सर मिलेंगे कैसे, अपने हाथ में थोड़ी है? यस पॉसिबल। What will happen as the pregnancy grow? The pregnancy बढ़ेगी, आगे फर्दर ग्रोथ करेगी, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा, एमनियोटिक कैविटी की साइज बढ़ेगी,
अंदर की तरफ जो बेबी है, फीटस है, कंसेप्टस है, उसकी साइज बढ़ेगी. व्हाट विल हैपन? कैप्सुलरिस को भी तो बड़ा होना पड़ेगा जो इसके चारों तरफ थी. सो व्हाट विल हैपन इन द अपकमिंग फ्यूचर? द कैप्सुलरिस विच वाज इस पूरी एमनियोटिक कैविटी के ऊपर थी, दिस कैप्सुलरिस एंड पैराइटेलिस, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है. आगे चल के ये कैविटी और बड़ी होगी और क्या होगा? डेसिडुआ, पैराइटेलिस एंड कैप्सुलरिस दे विल हैव ए फ्यूजन. ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और उसके लिए बाद में जो डेसिडुआ बच गई, उस पूरी डेसिडुआ, बेसिलिस का नाम कभी नहीं बदलेंगे. कैप्सुलरिस पैराइटेलिस जो आपस में फ्यूजन हो गई थी, उसको मिला के आप क्या बोलोगे आफ्टर फ्यूजन? स्पोंजियोसम. व्हाट यू विल कॉल एज ए डेसिडुआ स्पोंजियोसम. So I hope that you understood the difference between spongiosum and these between two layers. दोनों लेयर्स का जब फ्यूजन होगा, जब कैविटी की साइज बड़ी होगी यूट्राइन कैविटी के अंदर, एमनियोटिक कैविटी की, तब जाके इसका फ्यूजन होगा और स्पोंजियोसम बनेगा. एक और चीज, इंप्लांटेशन के समय में व्हेन देयर इज ए इंप्लांटेशन टेक्स प्लेस, उस समय भी थोड़ा सा डेसिडुआ, पैराइटेलिस और कैप्सुलरिस का ऊपर की तरफ इस अपर वाले सरफेस पे इंप्लांटेशन वाली साइड में क्या होता है, केवल ऊपर वाले रीजन के अंदर लिटिल बिट फ्यूजन होता है दोनों लेयर्स का. And because of that fusion, few female, not every female in pregnancy, few female in pregnancy they have the slight bleeding, spotting जैसा देखने को मिल सकता है, and that is called as placental sign. उसको हम क्या कहते हैं? Placental sign. So what is the meaning of placental sign? Placental sign means nothing but it is the slight bleeding, slight bleeding at the time of implantation. So slight bleeding at the time of implantation या immediate after implantation because of the slight fusion of decidua capsularis and paraitellis, that leads to bleeding and it is called as a placental sign. And this placental sign का आप दूसरा नाम भी रख सकते हो, हार्टमान साइन. Placental sign is also called as Hartmann sign. All right. Please remember this question was asked in the AIIMS exam, even though in JIPMER exam 2017 exam. So it's important terminology for you guys. So like when we started the word embryology, we have discussed regarding the basics of embryology. I told you that what is the zygote, what is the embryo, what is the fetus. कौन कौन से वीक में हम इसका अलग अलग नाम रखेंगे. उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मोरुला क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट में चेंज कौन से दिन होता है, 5th डे, उसके बारे में डिस्कस किया. फिर हमने बात किया कि हाउ इंप्लांटेशन स्टार्ट्स, इंप्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है, कौन से दिन स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, प्लस इंप्लांटेशन के समय में व्हेन द इंप्लांटेशन स्टार्ट, व्हाट आर द डिफरेंट 4 स्टेजेस, अपोजिशन, पेनिट्रेशन, अपोजिशन, एडेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन. ये 4 अलग अलग स्टेजेस होंगी, उनका क्या मीनिंग होता है. आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ एंडोमेट्रियम के बारे में बताया, बेसल लेयर, फंक्शनल लेयर. फंक्शनल लेयर के अंदर भी जोना, स्पॉन्जी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर. फिर जोना स्पॉन्जी के अंदर भी मैंने क्या वर्ड यूज किया, कैप्सुलरिस एंड पैराइटेलिस. दोनों का भी फ्यूजन हो गया तो एक नया वर्ड बन गया स्पोंजियोसम. और उसी समय जब फ्यूजन होता है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, प्लेसेंटल साइन. बट दैट ब्लीडिंग इज नॉट इंडिकेटिंग द अबॉर्शन और एनी काइंड ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन. इट इज अ स्लाइट ब्लीडिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस.